नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लोकसभा चुनाव में लोकसभावार समीक्षा की कड़ी में आज हम लोग 28 मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। यह लोकसभा क्षेत्र इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से जदयू के एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू के कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट, और उनके अगेंस्ट में अशोक महतो, एक ज़माने में नवादा अपसड़ कांड के आरोपी, 17 साल उनको सज़ा हुई थी कारावास से। जब वो निकले उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो ने उनको कहा कि तुम चुनाव लड़ो, लेकिन चूँकि वो सज़ा याफ्ता थे इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उनकी शादी कराई गई। और अनीता देवी, जो रहने वाली लखीसराय की हैं लेकिन दिल्ली में रह रही थी, शादी कराई गई और अनीता देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही है आरजेडी टिकट पर। इस लोकसभा क्षेत्र का अपना एक इतिहास रहा है। मुंगेर वैसे भी एक ऐतिहासिक शहर रहा है, जो मीर कासिम से लेकर और किंवदंती कर्ण के बारे में, कर्ण चौरा जो एक ज़माने में बहुत ही खुदाई का स्थल हुआ करता था। मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, उसको इंटरनेशनल फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ योगा है वहाँ। वो शहर आईटीसी सिगरेट फैक्ट्री के लिए और बंदूक कारखाने के लिए तथा जमालपुर में वर्कशॉप के लिए जाना जाता है। एक ज़माने में बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था। आज का जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय इसी का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश पीरियड में जो कुछ ज़िले थे उसमें एक ये था। लालू जी के ज़माने में यह ज़िला कटते कटते बहुत छोटा रह गया और अभी वर्तमान स्थिति में है। एक ज़माने में इस लोकसभा में डिलिमिटेशन के पहले ऐसी कन्फिग्रेशन थी यहाँ कि यहाँ पर ओबीसी के ही और ख़ास करके यादव कैंडिडेट कई बार जीते, लेकिन एक बार डिलिमिटेशन हुआ और उसमें मेंबर राजीव रंजन सिंह भी थे। राजनीतिज्ञों का और प्रेक्षक का मानना है, राजनीति में समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि लल्लन सिंह ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डिलिमिटेशन कमीशन में कुछ ऐसा विधानसभाओं को ऐसे सम्मिलित कराया कि यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। अब आप यूँ समझें कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझको लगता है कि संभवतः एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 3 जिले में पड़ता है। मुंगेर जमालपुर कॉन्स्टिट्यूंसी मुंगेर जिला में, सूरजगढ़ा और लखीसराय कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लखीसराय में, और मोकामा और बाढ़ पटना जिला में। अगर आप ज्योग्राफिकली देखिएगा तो यूँ समझिए कि बिल्कुल बख्तियारपुर से सटा हुआ जो मोकामा बाढ़ का पार्ट है, वहाँ से चुनाव और अंतिम पोर्शन आप जमालपुर के बिल्कुल इंटीरियर में आप चले जाएं, धरहरा वगैरह का पोर्शन वहाँ, तो बिल्कुल ज्योग्राफिकली मतलब वो जस्टिफाइबल नहीं है। कोई भी आदमी अगर समझे तो समझे कि इस लोकसभा में डिलिमिटेशन को निश्चित रूप से तोड़ मरोड़ कर बनाया गया। बहरहाल वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। इस लोकसभा में 2009 में भी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जीत हासिल किए थे। 2014 में सूरजभान, वो भी मोकामा और बाढ़ के एक ज़माने में बाहुबली नेता रहे, उनकी पत्नी एलजेपी से जीती थी। उसके बाद 2019 में फिर इन्होंने जीत हासिल की और ये अभी सिटिंग एमपी हैं वहाँ से। थोड़ा सा एफिडेविट के बारे में जान लें। एफिडेविट से ऐसा स्पष्ट होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजीव रंजन सिंह एक नामी चेहरा है। मूलतः ये इनका जो एड्रेस एफिडेविट में वो बुद्धा कॉलोनी का दिया हुआ है। प्रॉपर्टी के मामले में जो दर्शाया गया है वह इनके स्टेचर के हिसाब से बहुत नहीं है। करोड़ों की प्रॉपर्टी आजकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। केसेस इनके विरुद्ध पेंडिंग और कन्विक्शन नहीं है। वैसे राजनीति की जानकार ये जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामले में लल्लन सिंह का कोई जवाब नहीं है। मतलब वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि इनके पास इतना शानदार एक्यूमेन है कि ये इन चीज़ों में महारत हासिल किए हुए हैं। और कदाचित यही कारण था कि
लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध जो चारा घोटाले में लोग इनिशिएट लिए, उसमें सबसे प्रमुख नाम में से ललन सिंह का भी नाम था। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनके पर्सनल परसुएंस से लालू जी को सज़ा हुई और वो अंततोगत्वा राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेने के काबिल नहीं रहे। दूसरी ओर अनीता देवी बिल्कुल नया नाम है, लेकिन अशोक महतो एक ज़माने में जब गैंग वार हुआ करता था, कास्ट वार यूँ कहें, अखिलेश सिंह और अशोक महतो नवादा, वारसलीगंज, शेखपुरा का कुछ इलाका, बरबीघा का कुछ इलाका, उसमें जब आरजेडी के रेजिम में एक कास्ट वार हुआ तो अशोक महतो एक चैंपियन बन के उभरा जो ओबीसी और अदर कास्ट के लिए था। और अखिलेश सिंह वह भूमियार समाज से रहने के कारण वो उसको लोगों ने मसीहा बनाया। बहरहाल वो एक लंबी लड़ाई चली और जेल से छूटने के बाद अब अशोक महतो ने शादी की और उनकी पत्नी अनीता देवी चुनाव में है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों को समझिए। ललन सिंह के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं। इनका 91% रहा अटेंडेंस का। इन्होंने 37 डिबेट में भाग लिए, 239 क्वेश्चन इन्होंने पूछा। बहुत इस प्रखर वक्ता भी हैं और चीज़ों को बड़े शानदार तरीके से उठाते हैं। तो ये इनका इतिहास पार्लियामेंटेरियन के हैसियत से रहा है। जहाँ तक इसमें 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा का, जिसमें मुंगेर में प्रणव कुमार यादव जी हैं बीजेपी, जमालपुर में अजय कुमार सिंह, सूरजगढ़ा में प्रहलाद यादव, ये आरजेडी के थे लेकिन उन्होंने पाला बदल दिया। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के हैं और अभी डिप्टी सीएम हैं। मोकामा से अनंत सिंह थे लेकिन कन्विक्शन के बाद इनकी मेमोरी चली गई और इनके स्थान पर इनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से जीती थी, हालांकि वो भी अब पाला बदल दी है। और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग जो चीज़ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में वो समझिए। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच, अनंत सिंह जिनको छोटे सरकार बुलाया जाता है, एक समय में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक फ़ोटो नीतीश कुमार जी का बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो हाथ जोड़ के अनंत सिंह को प्रणाम करते हुए बिल्कुल सबमिशन की मुद्रा में देखे जा रहे हैं। वो फ़ोटो बहुत वायरल हुआ। उससे अनंत सिंह की हैसियत का पता चलता है। लेकिन कालांतर में ललन सिंह से अनबन होने के कारण आप यूँ समझें कि अगर आज अनंत सिंह को कन्विक्शन हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं ललन सिंह का एक बहुत प्रमुख हाथ है। आप याद कीजिए कि मोकामा में एक लेडी आईपीएस आई थी, आरसीपी सिंह, जिनकी एक चलती थी, हालांकि वो नाम अब ख़त्म हो गया। यूपी काडर के आईएएस थे, नीतीश जी के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। बाद में उन्होंने राजनीति की, फिर राज्यसभा गए और जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्र में मंत्री भी बने। बाद में अनबन हुआ, वो पार्टी छोड़ दिए या निकाल दिया गया, बीजेपी में गए, लेकिन इस चुनाव में उनका कहीं अता पता नहीं है। आप यूँ कहें कि इस बार अब लगता है कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो चुकी है। उनकी बेटी लिपि सिंह वो एएसपी बन के आई और उसने मतलब ललन सिंह के कहने पर जिस तरीके से और अनंत सिंह के बारे में जिस तरीके से नहीं, इतना रेड हुआ, इतनी कार्रवाई हुई, इतने मुकदमे हुए कि अंततोगत्वा अनंत सिंह को पस्त कर दिया गया। बहुत कंट्रोवर्सी रही लिपि सिंह का। और चूँकि पिताजी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने, इसलिए आप यूँ कहें कि इनका मन इतना बढ़ा हुआ था। और ऐसा होता है अक्सर ब्यूरोक्रेसी में, खास करके जब यंग आईएएस आईपीएस आता है और उसको राजनीतिक सरपरस्ती मिल जाती है तो अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा जाकर, जिसको बोलते हैं हम लोग बिहार में छपास की बीमारी लग जाना। मुझको याद है ये कैमरा लेकर और मीडिया वाले को लेकर रेड करनी चलती थी। मुंगेर में भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फायरिंग हुई, उसमें लोग मर गए, शायद केस भी चल रहा है। अब राजनीति में ज़रा खेल समझिए कि ललन सिंह की स्थिति अभी इतनी खराब हो गई है वहाँ पर, और ये इस बात से पता लगता है
कि अनंत सिंह को पैरोल पर छुड़ाया गया। अनंत सिंह, और इसके पहले आपको पता है कि आप विश्वास मत हासिल करने के क्रम में जिस तरह से पाला बदला, और तेजस्वी जी ने आरोप भी लगाया और बताया भी कि कोई दिक्कत नहीं, आप पाला बदले हैं, संभवतः आप अपने पति को बाहर निकालना चाहते हैं, तो उस दिशा में काम भी लगता है होता हुआ दिख रहा है। पैरोल पर निकलना और उसके बाद मीडिया से बात करना और सारी चीज़ों को करना, ये सारा बताता है कि एक पूरा प्री कंसीव्ड आइडिया था, एक वेल प्लान आइडिया था कि अनंत सिंह को बाहर निकाला जाए। और इससे दूसरा हिंट ये मिलता है कि इसका मतलब है कि ललन सिंह की स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। हमने वहाँ अक्रॉस दी वोटर्स, अक्रॉस दी कास्ट लाइन, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पत्रकारों आदि नागरिकों से भी जब बात की, वहाँ पर स्थिति अब ये हो गई है, ललन सिंह अपने अक्खड़ मिजाज के लिए जाने जाते हैं। पूरे कार्यकाल में इनका अलग अंदाज रहा है, लोगों से नहीं मिलना, किसी को प्रणाम का जवाब भी नहीं देना, जैसा लोग बताते हैं। और इसीलिए 2-3 बार इनको काला झंडा भी दिखाया गया। कुछ भूमियार समाज के लोगों ने भी इनका विरोध किया। अब स्थिति यह हो गई है कि अशोक महतो को वहाँ पर एक तरह से चैंपियन बना दिया गया है उस अदर दैन भूमियार समाज का। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादवों की ठीक ठाक आबादी है, लेकिन जैसा मैंने बताया डिलिमिटेशन इस तरीके से कराया गया कि वो लखीसराय और बढ़ैया, मोकामा होते हुए भूमियार की अच्छी खासी आबादी हो गई, सुसगढ़ा वगैरह में भी। तो अब स्थिति यह है कि अशोक महतो के चुनाव में आने, यानी उनकी पत्नी के चुनाव में आने के बाद वहाँ पर उस इलाके में धानुक, जिसको जसवार भी बोलते हैं, और कुर्मी की बहुत अच्छी आबादी है। मुझको स्मरण है, सुसगढ़ा में एक गांव है जपानी, कहा जाता है कि वो जैसे माने मूरहो गांव है मधेपुरा में यादवों का, उसी तरह से कुर्मी जसवार का वो गांव है। तो एक तरह से गजब गोलबंदी हुई है ओबीसीज का, अति पिछड़ा का, मुस्लिम समाज का, यहाँ तक कि पासवान लोगों, पासवान की भी अच्छी खासी आबादी है। कटघर वगैरह एक बहुत ही, लाल दरवाज़ा कटघर के आसपास एक इलाका है जहाँ पासवान की अच्छी खासी आबादी, मार्शल रेस भी है, उन लोग बहुत एग्रेसिव वोट है। शहर का जो स्थिति है मुंगेर शहर का, कि कुछ व्यापारी वर्ग को छोड़ दें तो लगभग सब गोल बंद हो गया। और कदाचित यही एक कारण है कि वहाँ डिस्परेशन में अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर कराया गया, ताकि भूमियार और अन्य जो उनके वोटर हैं, उनका जो अपना वोट बैंक है, समर्थकों का अपना फौज है, उसको लगाया जा सके और ललन सिंह जीत सके। इस चुनाव में एक और बात हुई है। हम लोगों ने जो चुनाव हुए तीसरे चरण के, उसमें अगर बात हम लोग करें तो आश्चर्यजनक रूप से प्रजातंत्र बचाना, संविधान को बचाना, यह मैसेज डाउन द लाइन चला गया है। और जो अपेक्षाकृत बहुत कम पढ़े लिखे वोटर हैं, खास करके एससी और अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज में भी जो गरीब तबके के वोटर हैं, जिनको सामान्यतः बुद्धिजीवी ये समझते हैं कि इनको लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान वगैरह की कोई समझ खासकर नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आया है कि इन लोगों को यह डाउन द लाइन मैसेज इंडिया अलायंस के लोगों ने पहुंचाने में सफलता हासिल की है कि अगर एनडीए पावर में आया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब आश्चर्यजनक रूप से वैसे वोटर्स यह कहते हुए सुने गए कि नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दे रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए वोट। जैसे ही आप सुनिए कि समझ लीजिए कि संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट की बात करें, तो इसका मतलब है एनडीए के अगेंस्ट में और इंडिया अलायंस के पक्ष में उसका मतदान हो रहा है। ये डाउन द लाइन परकुलेट करना शुरू हो गया और ये खतरनाक स्थिति हो गई है ललन सिंह के लिए। बहरहाल अब चुनाव में अब बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं, वोटिंग परसेंटेज कैसा होता है इस पर भी पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार इतना आसानी से उनकी जीत होना संभव नहीं है। और अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है, पूरा बैकवर्ड्स, पूरा अति पिछड़ा, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट, यानी आप यूँ कहें कि अदर देन भूमियास, अगर इसकी गोलबंदी हुई और नीतीश कुमार का जिस तरह से इमेज खराब हुआ है और बीजेपी के कारण मुस्लिम मतदाताओं का पोलराइजेशन हुआ है, तो अगर इस बार अनंत सिंह का बेड़ा गर्क हो जाए
और ये चुनाव वहाँ से हार जाएं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल चुनाव में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यह चुनाव होने के बाद रुझानों से पता चलेगा, वोटिंग परसेंटेज से पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।